हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोशन साइंस स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। इसमें हम पृथ्वी की आकृति के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की आकृति में हम भारत के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर भारत का स्वरूप कैसा है, उसका भौतिक स्वरूप कैसा है। भौतिक का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझा रखा है बच्चों। भौतिक का मतलब क्या होता है? पहाड़, पर्वत, झरने या मैदान, ये सभी चीजें क्या कहलाती हैं? भौतिकता कहलाती है। तो अब हम इसमें भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक आता है बच्चों, पहला परिचय आता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे आखिर इसके परिचय के बारे में। तो देखो बच्चों, आप सभी को इस बात का, जब मैंने आपको पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास वाला चैप्टर पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी जो है, लगभग हमारी पृथ्वी पर जीवन का आरंभ जो है बच्चों, वो 460 करोड़ साल पहले हुआ था। यानी पृथ्वी लगभग 460 करोड़ साल पुरानी है। और इस संपूर्ण अवधि में क्या हुआ था? जो पृथ्वी के भूपृष्ठ पर आंतरिक और बाहरी शक्तियों के कारण, ये भी मैंने आपको पिछली बार मैंने बता रखा है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां और बाहरी शक्तियां, इन दोनों के कारण क्या हुआ? गतिशीलता के कारण बहुत सारे हमारे भारत में क्या है? परिवर्तन आए। ये परिवर्तन भारतीय उपमहाद्वीप में हुए, जो गोंडवाना लैंड का क्या है? भाग है। अब आप बोलोगे कि आखिर गोंडवाना लैंड है क्या? देखो बच्चों, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था पृथ्वी का जो दो भाग था, ठीक है ना। उत्तरी भाग को, ये इस वाले को कहा जाता था लारेशिया, और इस वाले यानी दक्षिणी भाग को कहा जाता था गोंडवाना। क्या था बच्चों? गोंडवाना लैंड, ठीक है। और जो भारत जो है बच्चों, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। कैसे कि देखो, अब ये मत समझना ये सारे के सारे जब महाद्वीप एक ही भाग थे, ठीक है ना, इस भाग को कहा जाता था पेंजिया। आप सभी मैंने पढ़ाया भी था, इस भाग को कहा जाता था पेंजिया। और पेंजिया का दो भागों में विभाजित हुआ था, इससे लॉरेशिया और इसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो भारत जो है बच्चों, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है ना। करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था? जो इंडियन प्लेट थी, वो भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर स्थित थी, जो कि आकार में काफी बड़ी थी, और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट भी इसी का हिस्सा थी। मतलब जो भारत, जो हमारा इंडियन प्लेट है, वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का अग्रभाग हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ? करोड़ों वर्ष पहले ये प्लेटें कई हिस्सों में या कई भागों में क्या हो गई? टूट गई, और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और दक्षिणी पूर्वी और तथा इंडियन प्लेट क्या हो गई? खिसकने लगी थी। इस प्रकार से वर्तमान में जो आप देख रहे हो, भारत का भौतिक स्वरूप बना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो बच्चों, अगर देखा जाए कि भूवैज्ञानिक अगर तरीके से देखा जाए, ठीक है, तो हमारे जो भारत में, यानी भारत का जो भूवैज्ञानिक तरीके से अगर विभाजन देखा जाए, तो उसे 3 खंडों में किया जाता है। कितने खंडों में किया जाता है बच्चों? इसे 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, और तीसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब यह है क्या? थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है बच्चों। देखो, अब देखो बच्चों, प्रायद्वीपीय खंड कौन सा है? तो ये वाला हमारे पृथ्वी, हमारे जो भारत का, जो आपको दक्षिणी भाग दिख रहा है, ठीक है, इस वाले भाग को कहते हैं प्रायद्वीपीय खंड। प्रायद्वीपीय खंड कहा जाता है इस भाग को। प्रायद्वीप किसे कहते हैं बच्चों? एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा भू क्षेत्र जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। दूसरा आता है हिमालय। तो आप सभी को पता है ये सारा का सारा हिमालय का क्या है बच्चों? क्षेत्र माना जाता है। तो इसे हिमालय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हिमालय क्षेत्र कहते हैं। हिमालय क्षेत्र,
ठीक है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरा आता है आपको ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र दिख रहा होगा, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है बच्चों, ये वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है सिंधु गंगा, क्या है बच्चों, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। इस तरीके से भारत के भौतिक स्वरूप को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है वैज्ञानिकों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब पहले जैसे बात करते हैं, पहले क्या है बच्चों, प्रायद्वीपीय खंड के बारे में हम बात करते हैं। तो ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये वाला हमारा जो क्या है, ये वाला भाग क्या है बच्चों, हमारा प्रायद्वीपीय खंड है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय खंड क्या है, उत्तरी सीमा कटी फटी है, यानी ये वाला आपको दिख रहा होगा प्रायद्वीपीय जो सीमा होती है बच्चों हमारी, ये वाली जो सीमा दिख रहा हो ये क्या है बच्चों, कटी फटी है, जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली की पहाड़ियों से पश्चिम में गुजराती हुई दिल्ली तक और यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा के डेल्टाओं तक ये क्या होती है, फैलती है। जो ये प्रायद्वीपीय जो हमारा क्या होता है, खंड होता है। ठीक है, कच्छ कहाँ है बच्चों, गुजरात में कच्छ है, तो ये कच्छ यहां से मतलब यहां से भी आरंभ होता है थोड़ा सा भाग। ठीक है, प्रायद्वीपीय जो भाग है वो मुख्यतः प्राचीन नीस और ग्रेनाइट किससे बना हुआ है, जो हमारा आपको दिख रहा है ना बच्चों प्रायद्वीपीय भाग, ये किससे बना हुआ है, नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। और कैम्ब्रियन कल्प में, कैम्ब्रियन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक समय है, एक काल है। ठीक है ना, तो कैम्ब्रियन काल में या कैम्ब्रियन कल्प में क्या हुआ था, एक कठोर खंड के रूप में क्या हुआ था, ये बिल्कुल खड़ा हुआ था। पूरा पूरा क्या था, ये पूरा कठोर भाग था। इस भाग को कहा जाता है प्रायद्वीपीय खंड। क्या कहा जाता है बच्चों, प्रायद्वीपीय खंड। अब आगे बात करते हैं आखिर प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता क्या होती है। कौन सी प्रायद्वीपीय पठार बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा, ये प्रायद्वीपीय पठार आपको दिख रहा होगा, इसकी क्या क्या विशेषता है, तो आइए चलिए देखते हैं। पहला तो याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोणीय आकार वाला कटा फटा भूभाग है। ठीक है, क्या है बच्चों, त्रिकोणीय आकार वाला। त्रिकोणीय आकार का मतलब क्या है कि यहां आपको दिख रहा होगा, मैं आपको यहां से ही बना देता हूं। ठीक है, चलो यहां मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये देखो, आपको 1 2 और ये 3 त्रिकोणीय आकार वाला ये आपको दिख रहा होगा कटा फटा क्या है, ये क्षेत्र है। त्रिकोणीय आकार वाला क्या है बच्चों, कटा फटा क्षेत्र है। ये उत्तर पश्चिम में दिल्ली के कटक राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिरी पहाड़ियां, दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां और प्रायद्वीपीय पठार की सीमा वो क्या करती है, निर्धारित करती है। यानी क्या क्या बच्चों निर्धारित करती है, प्रायद्वीपीय पठार का जो सीमा है, जो क्षेत्र है, वो कौन कौन सी चीजें निर्धारित करती हैं, जैसे उत्तर पश्चिम का दिल्ली कटक और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है, पश्चिम में गिरी की पहाड़ियां और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां। ये 4 चीजें क्या करती है, हमारे प्रायद्वीप को सीमा का निर्धारण करती है कि भाई इतना जो एरिया है, इतने एरिया में क्या है बच्चों, हमारा प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है ना। और इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार अभी मैंने आपको बताया ये प्राचीन नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, प्राचीन नीस और ग्रेनाइट से क्या होता है, चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इसके साथ साथ ये पठार यानी भूपरपट्टी का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। ठीक है ना, यानी ये जो पठार आप प्रायद्वीपीय पठार आप देख रहे हो, ये हमारी पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम खंड है, सबसे पुराना भाग है। ठीक है, जिसकी औसतम ऊंचाई क्या है बच्चों, 600 से लेकर 900 मीटर है। और कैम्ब्रियन काल में, मैंने अभी आपको बताया कैम्ब्रियन काल में क्या हुआ था, ये एक कठोर खंड के रूप में, एक कठोर पठार के रूप में क्या हुआ था, मतलब खड़ा था ये उस टाइम पे कैम्ब्रियन काल में। याद रखिएगा कैम्ब्रियन काल। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, इस पठार में उत्तरी पश्चिमी भाग में अरावली की पहाड़ियां हैं। देखिए बच्चों क्या है बच्चों, उत्तर पश्चिमी भाग में क्या है बच्चों, अरावली की पहाड़ियां है। ठीक है, अब उत्तर पश्चिम भाग कौन सा है बच्चों, ये वाला भाग। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आप लोगों को, ये क्षेत्र क्या है बच्चों, अरावली की पर्वत का भाग है।
तो ये उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है मैंने अभी आपको बताया, उत्तर पश्चिम में क्या है बच्चों, अरावली की पहाड़ियां है, उत्तर में विंध्याचल है, सतपुड़ा है, क्या है बच्चों, विंध्याचल, ठीक है ना, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, और पश्चिम में क्या है बच्चों, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट स्थित है। ठीक है ना। इसके साथ साथ सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। इस पठार के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की दिशा में और ज्यादा है। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे कि अगर मैं यहां एक रफली आपको बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, अब ये देखो मैंने अभी आपको बताया क्या है बच्चों, ये वाला यहां तक जो भाग है, ये वाला हमारा अरावली, दिल्ली भी अरावली की पर्वत पे स्थित है। तो ये जो आपको भाग दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको पूरा पूरा भाग दिख रहा है, इसे कहते हैं अरावली की जो क्षेत्र या अरावली की पर्वत कहा जाता है। ठीक है ना। इसके साथ साथ ये वाला जो क्षेत्र है विंध्याचल की कहा जाता है। ठीक है, विंध्याचल, और ये जो क्षेत्र है इसे सतपुड़ा का क्षेत्र कहा जाता है। सतपुड़ा पर्वत का क्या कहा जाता है बच्चों, क्षेत्र कहा जाता है। और इधर में आपने देखा होगा ये है हमारा पूर्वी यानी सॉरी पश्चिमी भाग, पश्चिमी क्या है बच्चों, पश्चिमी घाट, इसे कहते हैं पश्चिमी घाट, और इसे कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों, पूर्वी घाट। ठीक है, इस तरीके से क्या है बच्चों, हमारे प्रायद्वीप का क्या है, विस्तार है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके साथ साथ इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है उसका ये अग्रभाग होने के कारण ये खंड ऊर्ध्वाधर है, ऊबड़ खाबड़ है, और हलचलों और भ्रंश से क्या है, भरा हुआ है। और इसके साथ साथ प्रायद्वीपीय जो पठार होती हैं, प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदियां कौन कौन सी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, महानदी है। ठीक है, इन घाटियों में मतलब इन भ्रंश घाटियों के और सतपुड़ा, ब्लॉक पर्वत, ये सारे क्या हैं बच्चों, उदाहरण हैं। तो अगर आपके पेपर में आएगा कि प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं बताइए, तो आपको ये सारे बता देना है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है त्रिकोणीय आकार वाला कटा फटा भाग है। इसके साथ साथ इसका जो विस्तार है उत्तर पश्चिम में दिल्ली के कटक, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिरी की पहाड़ियां, और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियों तक इसका क्या है बच्चों, विस्तार है। ये पठार भूप्रपट्टी का सबसे प्राचीनतम पठार है, और इसका निर्माण गीस और क्या बताया मैंने आपको बच्चों, जो इस पठार जो ये पठार है वो किससे बना हुआ है, गीस और ग्रेनाइट से क्या हुआ है, ये बना हुआ है। इसके साथ साथ इसकी जो ऊंचाई है 600 से 900 मीटर है। कैम्ब्रियन काल में क्या हुआ था, ये काफी कठोर खंड के रूप में विस्तारित था। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, मैंने आपको बताया इस पठार में क्या, उत्तर पश्चिमी भाग, अरावली की पहाड़ियां, विंध्याचल की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां, ठीक है ना, पूर्व और पश्चिमी घाट, ये सारी चीजें हैं। ठीक है बच्चों, और प्रायद्वीप का ऊंचाई जो पश्चिम से पूर्व की ओर थोड़ी क्या है बच्चों, कम है। ठीक है, ये भाग थोड़ा ऊर्ध्वाधर है। क्यों, क्योंकि ये क्या है बच्चों, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का क्या है बच्चों, अग्रभाग है। ठीक है, और यहाँ मुख्य नदियां नर्मदा, तापी और महानदी है, जो भ्रंश घाटियों और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का एक सबसे अच्छा क्या है बच्चों, उदाहरण के रूप में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा, ये तो हमने पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, अब बात करेंगे हिमालय और इसके अन्य प्रायद्वीपीय पर्वत मालाएं। ठीक है, जैसे कि अब देखते हैं, देखो बच्चों क्या है, कठोर स्थित जो प्रायद्वीपीय पठार के विपरीत, यानी अभी मैंने आपको बताया कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है, कठोर चट्टानों से बना हुआ है। इसके विपरीत क्या है बच्चों, प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं जो है वो भूवैज्ञानिक संरचना थोड़ी दुर्बल है, और ये थोड़ा लचीला किस्म का है। ये पर्वत वर्तमान समय में क्या है, बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बलों के कारण क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। इसके कारण इनमें वलन, ठीक है, अंश छेप, ठीक है ना, ये सारी कारण हो रहे हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति क्या है, विवर्तनिकी हलचलों से हो रही है। विवर्तनिकी हलचल का मतलब क्या, चट्टानों का जो प्लेटें होती है ना बच्चों, जब प्लेटें खिसक जाती हैं या एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर आ जाती है, इन सभी को विवर्तनिकी हलचल कहते हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इसमें बहुत सारे
परिवर्तन। तेज बहाव वाली नदियां क्या होती हैं? अपर्दित। और ये पर्वत अभी भी क्या है बच्चों? युवा अवस्था में। कौन सी अवस्था में है? युवा। यानी हिमालय जो पर्वत है बच्चों वो क्या है? युवा अवस्था में है। और ये गार्ज, वी आकार की घाटी, ठीक है ना, छिप्रिकाएं, जलप्रपात, ये सारी चीजें क्या करती है? बनाती है। कौन सी? हिमालय। ठीक है, क्या बताया बच्चों इसके बारे में? मैंने हिमालय के बारे में पहला तो याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार के विपरीत जो हिमालय है ये क्या है बच्चों? इसकी संरचना तरुण, दुर्बल, थोड़ी लचीली है। ये पर्वतमालाएं क्या है बच्चों? अंतर्जनिक और बहिर्जनिक बलों के कारण प्रभावित है, जिसके कारण इसमें बलन, भ्रंश या निक्षेप जैसी चीजें हो रही हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति जो है विवर्तनिकी हलचलों से हुई है। आप सभी को पता है हिमालय के निर्माण के बारे में, ठीक है ना बच्चों? तो जुड़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ जो होती है, मतलब कहने का मतलब क्या है, हिमालय जो नदियां होती हैं वो जलप्रपात बनाती हैं, छिप्रिकाएं बनाती हैं और वी आकार की घाटी बनाती हैं, गार्ज का निर्माण करती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था। इसके साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा आता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये देखो बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये पूरा जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये क्षेत्र को कहा जाता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये कहा जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आपको दिखाई, ग्रीन वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहला तो याद रखिए ये भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का ये क्या है? मैदान है। यानी सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं, जो मटेरियल होता है, उससे क्या है ये भाग बना हुआ है। ये अभिनति गर्त, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय की पर्वतमालाओं के निर्माण की प्रक्रिया का तीसरा चरण था। यानी इसका निर्माण 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों अपने साथ लाए गए अवसादों से क्या करती हैं? बनाती है। इन मैदानों में जलोढ़ की औसतन गहराई कितनी है? 1000 से 2000 मीटर तक है। यानी इन क्षेत्रों में अगर देखा जाए जलोढ़ जो मृदा होती है, आप सभी को पता है जलोढ़ मृदा सबसे प्राचीन और सबसे उपजाऊ मृदा होती है हमारे भारत की। बहुत सारी मृदाएं होती है, काली मृदा, लेटराइट मृदा, ठीक है ना, और आपका पीली मृदा, है ना, तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो जलोढ़ मृदा होती है ये काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। और इन क्षेत्रों में ये मृदा 1000 से 2000 मीटर के बीच में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो ये था तीसरा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं करेवा के बारे में। आखिर करेवा होता क्या है? तो बच्चों देखो, ये आप जम्मू के देखो, पहले समझ लो, देखो करेवा क्या है? पीर पंजाल श्रेणी में 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर हिमोड़, हिमोड़ का मतलब क्या होता है? बर्फ से जम, यानी बर्फ के जमने के कारण क्या होता है? जमाव हो जाता है, जिन्हें हिम नदियों से निक्षेपित किया जाता है। यानी हिम नदी मतलब क्या होता है? जो नदियां होती हैं जम्मू कश्मीर, जो नदियां होती है ना बच्चों, उन नदियों में जब बर्फ का पानी होता है तो उसे हिम नदियां कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? केसर या जाफरान की खेती की जाती है इस क्षेत्र में। आपको दिख रहा है ये वाला क्षेत्र, ये रहा। या साधारण शब्दों में आप कह सकते हो कि करेवा का अर्थ होता है क्या? केसर की खेती। किसकी बच्चों? केसर की खेती। याद रखिएगा, पीर पंजाल श्रेणी में 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर की जाने वाली जाफरान या करेवा या केसर की जाने वाली खेती को हम करेवा कहते हैं। ठीक है, और इस टाइप से देखते हैं अभी जो लगभग मेरे ख्याल से आई थिंक अभी जो ये चल रहा है केसर जो है 2 या 3 लाख रुपए किलो चल रहा है। ठीक है, काफी महंगा होता है बच्चों, क्योंकि एक ये जो फूल होता है ना केसर का, क्या होता है बच्चों? ये फूल होता है। ठीक है, इस फूल में क्या होता है? केवल 3 ही, यानी जो केसर की जो लेयर्स होती हैं वो 3 ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब खेती होती है तो ज्यादा बड़ी मात्रा में केसर नहीं होता। ठीक है, इसीलिए क्या होता है? महंगा होता है। ये क्या होता है? महंगा बिकता है। ठीक है, इसे जाफरान भी कहा जाता है, इसे क्या करेवा भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसे केसर भी कहा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों भांबर। अब आखिर भांबर क्या होता है? ठीक है ना, तो देखो बच्चों, ये थोड़ा डायग्राम को इसको समझना। ठीक है, ये क्या है बच्चों? हिमालय है, आपको दिख रहा होगा, ये क्या है बच्चों? हिमालय।
ठीक है, यह पर्वतें हैं। तो जब ये पर्वतों से जब नदियां क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं, तो प्रवाहित होने के दौरान ये क्या करती है, अपने साथ बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ ये लेकर आती हैं, और ऐसे इन क्षेत्रों में क्या होता है, कंकड़ जम जाते हैं, और इन्हीं जमे हुए कंकड़ों को क्या कहते हैं, भांबर प्रदेश कहा जाता है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। ये प्रदेश सिंधु घाटी के तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। ये पतली पट्टी के रूप में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला होता है। भांबर प्रदेश क्या होता है, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता, मतलब इतने मोटे मोटे अगर चट्टाने होंगी तो क्या आप खेती कर पाओगे, कॉमन सी बात है, आप खेती कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियां यहाँ पर क्या होती है, अपने साथ लाए हुए जो कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, रेत होते हैं, बजरी होते हैं, वो चीजें क्या कर देती है, इन क्षेत्रों में जमा कर देती है ना बच्चों। और इस तरीके से किसका निर्माण होता है, भांबर प्रदेश का निर्माण होता है। याद रखिएगा, भांबर प्रदेश में खेती संभव नहीं है, क्योंकि मोटे मोटे कंकड़ होते हैं, रेत होते हैं, यहाँ तो खेती हो ही नहीं सकती ना, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा क्या होती है बच्चों, कम होती है। ठीक है, तो ये होती है भांबर प्रदेश की विशेषताएं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है तराई क्षेत्र। अब तराई, आपने सुना गांव में तराई का मतलब होता है ना, ये खेतों को सींच दो, तराई कर दो, है ना, आपने सुना होगा इस चीज को। तो मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ थोड़ा समझेंगे। देखो क्या होता है, अब यहाँ समझना, हिमालय से क्या हुई, पहाड़ों से क्या हुआ, ये बड़े बड़े कंकड़ आ गए। ठीक है, आने के पश्चात क्या होते हैं, ये बहुत महीन महीन कंकड़ों में आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो होता है जम जाता है। देखो क्या होता है, तराई प्रदेश भांबर प्रदेश के दक्षिण में उसके साथ साथ फैले होते हैं। भांबर प्रदेश के समानांतर इनकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर तक की होती है। तराई प्रदेशों में क्या होता है, वनों को साफ कर दिया जाता है और कृषि योग्य बना दिया, मतलब इसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं ना बच्चों, इन्हें क्या होता है, इसके आसपास के क्षेत्रों में वनों को बिल्कुल साफ कर दिया जाता है और उसे खेती योग्य बनाया जाता है। ये बारीक कणों वाले क्या होते हैं, जलोढ़ से बना होता है। क्या होता है बच्चों, ये जो बारीक कण होता है, जो छोटे छोटे बारीक कण होते हैं, उनसे क्या होता है, बना होता है, और वनों से क्या होता है, ढका होता है। मतलब बीच वाला जो क्षेत्र होता है ना, यहाँ तो सारे वन काट देंगे और साइड साइड में क्या होता है, वन लगा देते हैं। ठीक है ना, और इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, ये वाला यानी तराई क्षेत्र का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका तराई क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट आता है बांगर। अब बोलोगे बांगर किसे कहते हैं, आपने जलोढ़ मृदा सुनी होगी, तो जलोढ़ का ही एक प्रकार होता है बांगर। एक होता है बांगर और एक होता है खादर। ठीक है ना, ये जलोढ़ मृदा का ही क्या होता है बच्चों, एक पार्ट होता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, बांगर प्रदेश में क्या होता है, बाढ़ के तल से ऊंचा होता है। यानी बांगर जो प्रदेश होते हैं बच्चों, ये बाढ़ वाले क्षेत्रों से थोड़ा तल इनका ऊंचा होता है। ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, क्योंकि बांगर में क्या होते हैं, जो कण होते हैं मोटे मोटे होते हैं। ठीक है ना, और खादर जो होता है बच्चों, खादर में कण जो पतले पतले होते हैं, खेती के लिए काफी बेटर होता है खादर, और लेकिन बांगर पर खेती करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसे पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है और यह उच्च प्रदेशों में पाया जाता है, और ये कई गुना चूना युक्त कंकरीले मिट्टी से पाई जाती है। मतलब इसमें क्या होता है, चूना ज्यादा पाया जाता है और कंकरीले मिट्टी होते हैं। पंजाब में जो इसे यानी बांगर को पंजाब में छाया कहा जाता है बच्चों, छाया के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ है। ठीक है ना, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ है बच्चों। तो अब आप देखोगे ठंडा मरुस्थल है कहाँ, आपको थोड़ा थोड़ा, जब आपको मरुस्थल सोचते हो, मरुस्थल का मतलब क्या होता है, मरुस्थल का मतलब होता है रेगिस्तान वाला भाग। क्या होता है, जो रेगिस्तानी प्रदेश होते हैं उसे हम मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हमने बात करी, हम क्या बात है, ठंडा मरुस्थल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ठंडा मरुस्थल है कहाँ बच्चों, देखते हैं। देखो भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ है बच्चों, कश्मीर के हिमालय में उत्तर पूर्व में कहाँ है बच्चों, लेह लद्दाख में स्थित है। या साधारण शब्दों में याद ना, भारत में ठंडा मरुस्थल लेह लद्दाख में है। लेह लद्दाख प्रदेश को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है ना, और ये ठंडा मरुस्थल क्या है, बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच में स्थित है। ठीक है ना, अगर हिमालय देखा जाए तो ये बीच में क्या होता है, ये रहा, आपको दिख रहा है, आपको ये वाला, ये देखो, ये जम्मू कश्मीर का भाग है, तो ये बीच वाला क्षेत्र दिख रहा है, इसे कहते हैं, ये रहा लद्दाख श्रेणी।
ठीक है। और यहाँ क्या होता है, ठंडी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, इसीलिए इसे इंडिया का या भारत का ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। और इसे 3 भागों में बांटा जाता है, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। देखो बच्चों कहाँ कहाँ है देखना, इसके आपको ऊपर दिख रहा होगा इधर, तो ये है आपका काराकोरम श्रेणी, ठीक उसके नीचे है बच्चों लद्दाख श्रेणी, और ये है आपका जास्कर श्रेणी। इसे इन 3 भागों में क्या किया गया है बच्चों, बांटा गया है। याद रखिएगा, मैप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काराकोरम श्रेणी ऊपर है, बीच में लद्दाख श्रेणी और उसके नीचे जास्कर श्रेणी, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि हिमालय पर्वत की पूर्वी पहाड़ियों की विशेषताएं बताइए। अब आप बोलोगे भैया हिमालय पहाड़ियों की पूर्वी कौन सी है भाई, तो ये देखो, अगर आप मैप को देखोगे, ठीक है, अगर आप मैप को देखोगे, आप भी बोलोगे हर बार पे मैप बना दे रहे हैं, इतना अच्छा बन भी नहीं रहा मुझसे, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो अमीबा ही देख लो। तो इस वाला जो भाग होता है बच्चों, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, इस भाग को कहा जाता है पूर्वी पहाड़ियां, ठीक है। अब इन पहाड़ियों की अगर देखा जाए, ठीक है, अगर इन पहाड़ियों की विशेषताओं को देखा जाए तो पहला याद रखना बच्चों, हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की जो दिशा है वो उत्तर से दक्षिण है। ये पहाड़ियां विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों, पूर्वी पहाड़ियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसे पटकाई बूम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, पटकाई बूम, ठीक है, याद रखिएगा। इसे पटकाई बुम्बी का इसे पटकाई बुम्बी कहा जाता है। इसे नागा की पहाड़ियां भी कहा जाता है। याद है जब हम लोग, आपने देखा होगा जब 9th क्लास में थे ना, तो 9th क्लास में जब सेकंड चैप्टर था, तो सेकंड चैप्टर में एक कॉलम में बना होता था कि बहुत सारी पहाड़ियां, मिजो की पहाड़ियां, नागा की पहाड़ियां, तो काफी अलग होता था ना। तो अरे बस यार ठीक है, चलो ठीक है बच्चों। तो कौन कौन सी, पटकाई बूम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां, दक्षिण में कौन सा है, मिजो की पहाड़ियां, और यहाँ कौन सा है, लुसाई की पहाड़ियां। इन पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। देखो बच्चों, ये रहा, आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आप लोगों को, ये आपका मतलब पूर्वी भाग है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये रहा आपको पटकाई बूम, ठीक है। ये नागालैंड में कौन सा है, नागा पहाड़ियां, ठीक है बच्चों। और ये मिजोरम में कौन सा है, मिजो या लुसाई की पहाड़ियां, ठीक है बच्चों। अरे हट जा, हट ही नहीं रहा, खराब हो गया। चलो ठीक है, तो ये रही मिजो या लुसाई की पहाड़ियां, ठीक है बच्चों। तो और इसके अंदर कोई और नाम है क्या, ये जानते हो मिजो क्या है बच्चों, मिजोरम में एक जनजाति भी है मिजो। नागा, एक नागालैंड में एक जनजाति भी है, नागा जनजाति कहते हैं, ठीक है ना। आप जब पॉलिटिकल, रोशन सर जब आपको पढ़ाएंगे, सेकंड बुक जब पढ़ाएंगे 8वां चैप्टर, तो उसमें बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया था भारत में शामिल होने या अलग होने के लिए, ठीक है ना। तो उसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। बस आपको याद रखना है कि यानी पूर्वी हिमालय, जो पूर्वी पहाड़ियां हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पटकाई बूम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां और मिजो की पहाड़ियां, लुसाई की पहाड़ियां, इन नामों से जाना जाता है। ये नीची पहाड़ियों के क्षेत्र होते हैं जहां अनेक जनजाति रहती है। मतलब आपको पता है, ये जो आपको ये क्षेत्र दिख रहा है, स्थानीय नाम से जानता है, यहाँ बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, अनेक जनजातियां रहते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं। और ये जनजातियां कौन सी खेती करती है बच्चों, झूमिंग खेती करती है। कौन सी करती है, झूमिंग खेती। अब बोलोगे झूमिंग खेती होती क्या है, तो झूमिंग खेती का मतलब क्या होता है बच्चों, जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो एग्रीकल्चर इस तरीके से करते हैं कि किसी कोई जंगल है या वनस्पति है, उसको जला देते हैं, उसकी रात से 3 से 5 साल तक खेती करेंगे, फिर उस स्थान को छोड़ देंगे और वो स्थान छोड़ के कहीं और जाके खेती करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से इसे कहते हैं झूमिंग कृषि कहा जाता है। जब आप 12वीं क्लास में आ जाओगे तो मैं और डीप समझाऊंगा, इसका एक प्रॉपर एक चैप्टर तक है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, अब बात करते हैं अरब सागर की, ठीक है बच्चों। अरब सागर के द्वीप की विशेषताएं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये देखो बच्चों,
एक चीज बताऊं, अगर किसी बच्चे ने 9th क्लास, ये बेसिकली ये अगर कोई बच्चा 9th क्लास की वीडियो देख रहा है तो उसके लिए प्रॉपर ये वीडियो है बच्चों, ठीक है ना। पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इस पे बेस है। अगर कोई 9th क्लास का बच्चा देख रहा है तो बिल्कुल प्रॉपर देखो। अगर आप ये आंसर लिखो कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉपर लिखना, ठीक है। तो चलो देखो बच्चों, पहले आपको ये दिख रहा होगा, इससे कहते हैं अरब सागर, ठीक है, अरब सागर, ठीक है। और इसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और यहां देखो बच्चों, बहुत छोटे छोटे क्या हैं, द्वीप हैं, मतलब इस टाइप से, मतलब इस टाइप से बहुत छोटे छोटे क्या है बच्चों, यहां द्वीप है। आपको ये दिख रहा है क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। इस वाले क्षेत्र को कहते हैं लक्षद्वीप, ठीक है। और बहुत सारी इधर है। चलो बात करते हैं, पहला तो याद ना, हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिणी दिशा की ओर है। अच्छा एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा ही गलत हो चुका है। चलो मैं बच्चों यहाँ थोड़ा सा ये फॉल्ट हो चुका है, थोड़ा सा ये जो पॉइंट है ये दोबारा रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। मैं आपको खुद भी बता देता हूं कि देखो ये रहा अरब सागर के द्वीप, पहला अरब सागर के द्वीप, ठीक है ना। और यहां जो थे बच्चों, ठीक है ना, यहाँ जो ये है ये शैवालों से बना हुआ है। पहला तो अरब सागर के बहुत सारे द्वीप जो हैं वो शैवालों से बना हुआ है, ठीक है ना। और ये इंग्लिश चैनल 11 इसकी क्या है, इंग्लिश चैनल है। इसके साथ साथ जो ये क्षेत्र है यहाँ बहुत सारे मतलब क्या है बच्चों, द्वीप तो हैं, लेकिन सभी द्वीपों पे जीवन संभव नहीं है। और यहाँ का सबसे बड़ा, जैसे छोटा द्वीप कौन सा है, मिनिकॉय, ठीक है, यहाँ से छोटा द्वीप माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट अगर बंगाल की अब बात की जाए, बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की विशेषता है, तो पहला तो याद देखो, बंगाल की खाड़ी के द्वीपों काफी बड़े हैं। क्या बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ बहुत सारे क्या है, बड़े बड़े द्वीप है। यानी याद रखना, अरब सागर के जो द्वीप है वो आकार में छोटे हैं और बंगाल खाड़ी के द्वीप जो है वो आकार में बड़े हैं। अरब सागर के द्वीप आवास योग्य नहीं है, अरब सागर में जो द्वीप है वो आवास योग्य नहीं है। और बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप है वो क्या है बच्चों, आवास योग्य है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में बच्चों क्या है, एक बैरन द्वीप है, अंडमान निकोबार जो द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप में एक ज्वालामुखी है जिसे बैरन द्वीप कहा जाता है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, फटता रहता है। बंगाल की खाड़ी में लगभग 572 द्वीप हैं और यहाँ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह काफी शामिल है। ये 10 डिग्री इंग्लिश चैनल द्वारा अलग किया जाता है और अरब सागर को 11 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। इन द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है और मैंने अभी बताया अरब सागर के द्वीपों की जो उत्पत्ति हुई है ये शैवालों से हुई है। जो शैवाल होते, जो आउटर कोर होता है ना उसका बच्चों, उससे क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टॉपिक है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान। अब देखो ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहते हैं पश्चिमी तट, और इस वाले को पश्चिमी तट कहते हैं, और ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है इसे कहते हैं पूर्वी तट, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, पहले देखो ये तटीय मैदान क्या है, संकीर्ण है परंतु दक्षिण में चौड़ा है, होते हुए औसतन चौड़ाई कितनी, 64 किलोमीटर है। बच्चों ये क्या है, थोड़ा संकीर्ण है, संकीर्ण का मतलब क्या होता है, पतला है, ठीक है। ये भाग क्या है, थोड़ा पतला है, लेकिन क्या है आगे जाके दक्षिण में और थोड़ा क्या हो जा रहा है, ये यहां से पतला है लेकिन यहां थोड़ा क्या हो जा रहा है, ये मोटा हो जाता है। इसकी औसतन चौड़ाई 64 किलोमीटर है। यहां बहने, यानी देखो बच्चों पश्चिमी भाग में यहां बहने वाली नदियां क्या है, अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। यानी पश्चिमी जो तट है या पश्चिमी तटीय क्षेत्र में बहने वाली नदियां क्या होती हैं, छोटी होती है और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं क्योंकि ये तेज बहाव वाली होती है। यहाँ नदियां क्या होती हैं, तेज गति से बहती हैं। ये मैदान बहुत ज्यादा अधिक कटा फटा है जिसके कारण यहाँ बंदरगाहों का विकास संभव नहीं है, ठीक है ना बच्चों। और सॉरी मतलब जैसे यहाँ क्या है बच्चों, जैसे काफी ज्यादा पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां अनुकूल है, मतलब यहाँ बनाया जा सकता है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ जो है
ये कटा फटा होने के कारण यहाँ जो है अलग अलग पत्तन या बंदरगाहों का विकास किया जा सकता है, और है भी, बाकायदा है भी। अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में जो है आपका मुंबई है, ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू पत्तन है, गोवा में आपका मरमा गांव है, ठीक है, ये आपका ये आपका कर्नाटक केरल में कोच्चि है, तूतीकोरिन है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से यहाँ बहुत सारे क्या हैं आपके पत्तन है, ठीक है ना। इसे उत्तर में गोवा तट, जैसे बच्चों देखो ये वाला, ये आपको दिख रहा है कौन कौन से क्षेत्र हैं, यहाँ पहले देखो कोंकण तट, कोंकण तट ये आपको दिख रहा होगा, केरल महाराष्ट्र से कर्नाटक तक ये कोंकण तट है। फिर आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये रहा केरल तट, ठीक है, और यहीं देखो ये रहा केरल तट, और ये रहा आपका क्या है मालाबार तट, मालाबार तट आपका कोंकण तट, ठीक है, और यहाँ गोवा तट भी यहाँ है, ठीक है बच्चों, इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो हमने पश्चिम, अब पूर्वी घाट के बारे में बात करते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान क्या होता है बच्चों, चौड़ा होता है, 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ बहने वाली नदियां क्या होती है, लंबी और चौड़ी होती है, जो डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ आपने सुना होगा कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। यहाँ बहने वाली नदियां कौन सी है बच्चों, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और ये सारी की सारी नदियां क्या होती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और ये क्षेत्र उभरा हुआ होने के कारण बंदरगाह यहाँ थोड़ा सा क्या है बच्चों, कम है। यह क्षेत्र जो है ना बच्चों उभरा हुआ है, ये क्षेत्र क्या है, उभरा हुआ है, इसीलिए यहाँ थोड़े बंदरगाह कम है। जैसे यहाँ कौन सा है, ये रहा एक कौन सा है बच्चों, कोच्चि है, ठीक है, यहाँ कोच्चि है। और अगर आपका यहाँ देखा जाए विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में क्या है बच्चों, विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पारादीप, पाराद्वीप। अभी आपको देखो मैंने यहाँ केवल 3 ही लिखवाए, लेकिन यहाँ सबसे क्या है, ज्यादा है, यहाँ क्या है बच्चे सबसे ज्यादा है। यानी पूर्वी तट में क्या है, बंदरगाहों का विकास कम है, यहाँ पत्तन और बंदरगाहों के विकास करना काफी ज्यादा मुश्किल है। यह गोदावरी नदी के मुहाने से मतलब की ओर से उत्तरी सरकार तट तथा इसके दक्षिण में कोरोमंडल तट है। देखो बच्चों ये आपको दिख रहा होगा, ये इसके नीचे में आपको दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, इस क्षेत्र को कहते हैं कोरोमंडल, ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। और इसके ऊपरी वाले क्षेत्र को कहते हैं उत्तरी सरकार, क्या कहते हैं बच्चों, उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान कोई डेल्टा क्यों नहीं बनाता, है ना। हमने बोला कि यहाँ पश्चिमी तट है, तो पश्चिम तटीय मैदान क्यों नहीं कोई डेल्टा बनाता। पहला रीजन बताया था, यहाँ नदियों की गति जो होती है वो तीव्र होती है। मैंने अभी आपको बताया नदियों की गति क्या होती है, तीव्र होती है। और जिन नदियों की अगर गति तीव्र होगी तो क्या वो डेल्टा बनाएगी। अब बोलोगे डेल्टा होता क्या है, कई बच्चों का सवाल होता है डेल्टा। देखो बच्चों ये क्या होती है, जब नदियां प्रवाहित होती है तो जब प्रवाहन के टाइम पे क्या होता है, ये अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर आती है, और जब इन नदियों की गति कम होती है तो इन अवसादों को इस क्षेत्र में रोक देती हैं, ठीक है, और यहाँ पेड़ पौधे जम जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, डेल्टाओं का निर्माण होता है। आपको दिख रहा है मिट्टी जो जमी हुई है, ठीक है, इसे कहते हैं डेल्टा। और डेल्टा का निर्माण कब होगा, जब नदियों की गति कम होगी। लेकिन अभी तो हमने पढ़ा कि पश्चिमी घाट में क्या है, पश्चिमी मैदान में क्या है बच्चों, नदियों की गति काफी तीव्र होती है। तो देखो बच्चों यहाँ देखो डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला, पश्चिमी तटीय मैदान क्या है, अरब सागर के तट पर फैला एक सकरा भाग है, और इसके पूर्व में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, जिनसे अनेक छोटी छोटी नदियां, तीव्रगामी नदियां निकलती हैं। यानी छोटी छोटी नदियां हैं लेकिन तीव्र गति से बहती हैं, और छोटा मार्ग और कठोर शैल होने के कारण ये नदियां अधिक तलछट नहीं बना पाती है। देखो तलछट बना पा रही है क्या, ये नहीं बना पाती हैं। और अवसाद का पर्याप्त निक्षेप, जो ये मटेरियल लेकर आई हैं, जो अवसाद लेकर आई हैं तीव्र नदियों के कारण क्या होता है, इनका अवसाद क्या होता है, यहाँ रुक नहीं पाता, समुद्र में ही ले जाती हैं। जिसके कारण क्या होता है, इन क्षेत्रों में क्या होता है, कोई डेल्टा नहीं बनता, ठीक है। या साधारण शब्दों में आपसे मैं बोलूंगा कि पश्चिमी क्षेत्र की नदियां क्यों नहीं बनाती डेल्टा, क्योंकि यहाँ की नदियां छोटी होती हैं और तीव्र गति से बहती हैं, इसलिए यहाँ डेल्टा नहीं बनती, ठीक है, या बनाती। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां। अभी मैंने आपसे बोला था ना कि मैं बताऊंगा, तो देखो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं। जैसे कि अगर बात की जाए इसके पश्चिम से पूर्व की ओर, कौन कौन सी है, मोनपा जनजाति, ठीक है, डाफला जनजाति, अरब अंबर
जनजाति, मिसमी जनजाति, नीसी जनजाति, ठीक है, नागा जनजाति, ये इनकी क्या है बच्चों प्रमुख जनजातियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में ये जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलो अब हमने बात कर ली इसके बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो बच्चों अब बात करते हैं भारत की उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमालाओं की विशेषताएं। ठीक है, उत्तर में, उत्तर आपको पता है ना उत्तर के बारे में, जैसे ये भारत है, ठीक है, तो ये वाला जो भाग है, ये वाले भाग को कहते हैं उत्तर। ठीक है ना, तो देखो बच्चों उत्तर और उत्तर पूर्व में जो पर्वतमालाएं, हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्व पहाड़ियां शामिल है। इन पर्वतमालाओं की जो उत्पत्ति है विवर्तनिकी हलचलों से हुई है। तेज बहाव वाली यहाँ क्या हो, नदियों से अपर्दित, यानी नदियां यहाँ तेज बहाव वाली हैं, तो अपर्दित से क्या होता है, इन पर्वतमालाएं अभी युवावस्था में है, या हिमालय पर्वतमालाएं क्या है बच्चों अभी युवावस्था में है। हिमालय पर्वतमाला भारत का उत्तर में चाप की आकृति में, पश्चिम में क्या है दिशा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है हिमालय वाला पर्वत क्षेत्र। इसकी जो चौड़ाई कितनी है बच्चों, 160 से 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। जैसे कि यहाँ जो क्षेत्र होते हैं प्रमुख, जैसे मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में ये पहाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं, और ये पहाड़ियां उत्तर में पटकोई बुम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां, और दक्षिण में मिजो और लुसाई की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। मैंने अभी आपको बताया था उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमालाओं के बारे में। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। ठीक है, अब बात करते हैं हिमालय पर्वत के समानांतर रूप में फैली हुई 3 पर्वत श्रेणियां। यानी हिमालय को अगर देखा जाए बच्चों 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है हिमालय, यानी वृहद हिमालय जिसे हम ग्रेट हिमालय, आपको दिख रहा है ये वाला भाग, इस क्षेत्र को कहते हैं ग्रेट हिमालय। ठीक है, और ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, और अधिक ऊंचाई होने के कारण क्या होता है, यहाँ बर्फे ढकी रहती है। मतलब जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय ऊंचाई इसकी ज्यादा है, और कॉमन बात है ऊंचाई ज्यादा है तो यहाँ बर्फ ज्यादा होंगी, तो ये क्षेत्र सदैव क्या होता है, बर्फ से क्या होता है, ढका होता है। दूसरा आता है मध्य हिमालय, यानी मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ये क्या है बच्चों, बृहद हिमालय के दक्षिण से लगभग समानांतर में है, यानी ये आपका ग्रेट हिमालय इसके नीचे दक्षिण में है ये, और भारत के अधिकांश स्वास्थ्य वर्धक स्थान या लघु हिमालय की दक्षिण ढलानों पर ही स्थित है। स्वास्थ्य वर्धक का मतलब क्या है, यानी हिल स्टेशंस जो हैं, आपने बहुत सारे हिल स्टेशंस के नाम सुने, मैं बता देता हूं, कभी अगर मौका मिले तो जाना जरूर। जैसे कौन कौन सा, यहाँ धर्मशाला, शिमला, डलहौजी, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ऐसे कई सारे क्या है बच्चों स्वास्थ्य वर्धक क्या है स्थान है। और ये है कहाँ, मध्य हिमालय में, जिसे हम लघु हिमालय भी कहा जाता है। मैं तो यहाँ 4 बार जा चुका हूँ, मजा बहुत आता है। यहाँ जगह है कुफरी, बहुत मजा आता है। ठीक है, कभी जाना मौका मिले तो। तीसरा आता है बच्चों ये वाला जो क्षेत्र है शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये मध्य हिमालय के क्या है बच्चों दक्षिण में है, भैया इसके नीचे आ जाओ, दक्षिण में है और समानांतर फैली हुई है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की अंतिम श्रेणी कौन सी है, मैदानों से जुड़ी हुई है। यानी इसके बाद क्या हो जाता है बच्चों, मैदान शुरू हो जाता है। शिवालिक हिमालय के बाद क्या हो जाता है बच्चों, यानी शुरू हो जाता है मैदान। समझ में आया क्या बताया मैंने। ग्रेट हिमालय क्या होता है, ऊंचाई पर ज्यादा है, तापमान यहाँ कम होता है, जिसके कारण ये क्षेत्र पूरा बर्फ से ढका होता है। ठीक है ना। इसके साथ साथ मध्य हिमालय के बताया मैंने, ये ग्रेट हिमालय के दक्षिण में है। ठीक है, इसके साथ साथ इसी भारत के जो अधिकांश स्वास्थ्य वर्धक यानी हिल स्टेशन जो है वो यही मौजूद है, जैसे आपका नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला, ये सारे क्षेत्र यही हैं। तीसरा आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय क्या है, मध्य हिमालय के ठीक नीचे है। इसके बाद भैया मैदान शुरू हो जाता है। ठीक है, जहाँ खेती करने लग जाते हैं लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। ये तो तटी पीछे ही नहीं छोड़ रहा ना, मुझे लोगों को लग रहा है तटी नहीं छोड़ रहा। पश्चिमी तट में पर्वत और पूर्वी तट में पर्वतों के बारे में बताना है। तो ठीक है, देख लो बच्चों, कंफ्यूज मत होना। पश्चिमी तट ये मैदान अलग है, पश्चिमी तट अलग है, और पश्चिमी तट ये मैदान के पर्वत अलग है। तो देखते हैं हम। ठीक है, तो देखो पहले पश्चिमी तट के पर्वतों के बारे में देखते हैं। तो पश्चिमी तट के जो पर्वत हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी और अरब सागर के पूर्वी तट के साथ फैले हुए हैं।
यानी ये देखो यहाँ महाराष्ट्र से स्टार्ट होते हैं और ये होते 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 आपका कन्याकुमारी तक फैला हुआ है ये क्षेत्र। ठीक है, इन्हें महाराष्ट्र, गोवा, सह्याद्री, कर्नाटक, तमिलनाडु में नीलगिरी तथा केरल में अन्नाई मलाई और इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र तथा गोवा में से सह्याद्री कहा जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में से नीलगिरी कहा जाता है, केरल में से अन्नामलाई या इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ ये पर्वत लगातार एक श्रेणी के रूप में है और उत्तर से दक्षिण में क्या होता है, 3 दर्रों में बटे हुए हैं, जैसे थाल घाट, ठीक है, भोर घाट और पाल घाट। इन 3 भागों यानी 3 दर्रों में ये बटे हुए हैं। इस पर्वत श्रेणियों की जो औसतम जो ऊंचाई है ना बच्चों, यहाँ वो 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से थोड़ा सा क्या है, बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों, अन्नाईमुड़ी। याद रखना, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाईमुड़ी। कितनी है, 2695 मीटर, जो कि पश्चिमी घाट पर्वत अन्नाईमलाई पहाड़ियों में स्थित है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है, यानी ज्यादातर जो नदियां होती हैं वो पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर जाती हैं। ठीक है, चलो ये देख लो, आप डायग्राम भी देख लेना, बाकी तो आगे आपको जो भी नोट्स वोट्स है मिल ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, देखो इधर दिख रहा होगा आपको कौन सा, अब आते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट कौन सा है, तो ये वाला जो है हमारा, ये वाला क्षेत्र, इसे पूर्वी घाट कहते हैं। दक्कन के पठार की पूर्वी सीमा पर क्या है, ये पूर्वी घाट क्या पर्वत, महानदी और घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट की मुख्य श्रेणी कौन सी, जैसे जवादी की पहाड़ियां, ठीक है, पालकोंडा की पहाड़ियां, नल्लामाला की पहाड़ियां और महेंद्रगिरी की पहाड़ियां क्या है, पूर्वी घाट की प्रमुख क्या होती हैं, पर्वतें या पहाड़ियां हैं। इसके साथ साथ पूर्वी घाट की श्रेणी लगातार नहीं है, कई बड़ी नदियां इन्हें क्या होती हैं, काट कर अपने मार्ग को बना लेती हैं। इस पर्वत श्रेणी की औसतम ऊंचाई कितनी है बच्चों, 600 मीटर है और नदियां जो है द्वारा अपर्दित होने के कारण यहाँ अपशिष्टों को श्रृंखला बन जाती है, यानी नदियां जो होती है अपर्दित करके बहुत सारे अवसाद यहाँ लेकर आती हैं। तो ये डिफरेंस है पश्चिमी तटीय पर्वत और पूर्वी तटीय पर्वत के बारे में। ठीक है, तो ये था बच्चों इस चैप्टर का कंप्लीट पार्ट है बच्चों। हाँ, इस चैप्टर का कंप्लीट पार्ट है, हर चीज को मैंने इसके अंदर कवर किया है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद। पहली बार